बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, मैंने आप लोगों के साथ एक लेक्चर सिर्फ शेयर किया इन 3-4 दिनों में इंटेंशनली कि यार वो एनर्जी ना ब्रेक हो। मैं आपको चैप्टर 4 के 2 लेक्चर शेयर कर देता तो मुझे लगता है कि जो मैं चाह रहा था ना कि क्लास में एक एनर्जी के साथ चलें, शायद वो ब्रेक हो जाती। मैंने इसलिए दरमियान में एक गैप दे दिया। मैंने आपके साथ लेक्चर शेयर नहीं किए, सिर्फ चैप्टर 1 के लेक्चर हैं और एक लेक्चर सिर्फ शेयर किया, सिर्फ इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि मैक्सिमम चीजें हम फिजिकल क्लास में पढ़ रहे हो और उस एनर्जी के साथ ही पढ़ते नहीं जो एनर्जी हम चाह रहे हैं। सर जी मेरी बात समझ रहे हैं? लो सर, क्या वो एक लेक्चर जो शेयर किया गया था आपने वो लेक्चर ले लिया? यस और नो? सर कोई ऐसा बच्चा जिसने अब तक वो लेक्चर ना लिया हो, प्लीज एक बार बता दें जी। सर वो आप क्यों नहीं ले पाए? सर ग्रुप में सब बच्चों को ऐड कर दिया गया है। हमारे पास कोई, अच्छा ये भाई फारूक भाई, आप इंश्योर करेंगे आज के हर बच्चा ग्रुप में ऐड हो गया हो इस क्लास का, ठीक है? आप लोगों ने पेपर पे मुझे सारे कांटेक्ट डिटेल्स तो दे दिए थे, बट मुझे लगता है कि ग्रुप में ऐड हो जाना चाहिए था अब तक। शायद मुझे नहीं समझ आ रही क्यों नहीं हो रहा। अगर आप एनरोल्ड हैं तो आपको ग्रुप में ऐड होना चाहिए, ये मैं आपको बता दूं। अगर आप एनरोल्ड नहीं है तो शायद फिर थोड़ी सी दिक्कत आए, क्योंकि अब ये व्हाट्सएप ग्रुप पहले शुरू में मैं ऑपरेट करता था। अब पॉलिसी है ओवरऑल इंस्टीट्यूट की कि इंस्टीट्यूट से ये ऑपरेट होगा। जो स्टूडेंट ऐड और जो स्टूडेंट डिलीट करने हैं वो इदारे की तरफ से हो रहे होंगे। अंदर मौजूद मैं वैसे ही होऊंगा, खिदमत के लिए हाजिर होऊंगा, लेकिन जो स्टूडेंट ऐड करना और वो वाला मामला है वो फिर हमारे स्कोप में नहीं है। सर जी ये बात है, इस वजह से ऐड की मैं कमिटमेंट नहीं करता। आपसे लिखवा कर मैंने पहुंचा कर मेक श्योर किया था कि सब लोगों को ऐड कर दिया जाए। समहाउ आप में से जिस बच्चे को, जो बच्चा भी अब तक नहीं देख सका सिर्फ इस वजह से कि वो ग्रुप में शामिल नहीं था, आप एक व्हाट्सएप मुझे कर दीजिए, अपना नाम बताएं और आप बताएं कि सर वो वीडियो का लिंक शेयर कर दें। मैं वो वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। यार आप लेक्चर तो देखें ना, बाकी तो सब कुछ चलता ही रहेगा। सब मेरी बात समझ आ रही है? मैं तो बहुत फोकस्ड हूँ कि आप लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटेट किस तरह करना है, सर्विस कितनी देनी है मैक्सिमम, और पढ़ाना किस तरह है। बहरहाल बाकी जो चीजें हैं वो आप लोगों के एंड पर है, वो मैनेजमेंट इंशाल्लाह उसको कवर कर देगी। अभी हम फौरी तौर पे जो चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि आप लोग वो एक लेक्चर जो पेंडिंग है उसे आज कवर करें। जो बच्चा भी मुझे व्हाट्सएप कर देगा, मैं फिर भी एहतियातन कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर इसलिए लिख देता हूं, मुझे फिर किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता सर। मुझे आपका व्हाट्सएप आएगा, मैं उस पर वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। ये मेरा कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है। बेटे ये चेयर ना वहां पे प्लेस कीजिए, आप मदद कर दें थोड़ी। चलो एक कुर्सी है अभी, चलो हो जाएगा गुजारा। अच्छा सर, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी ऊपर। टारगेट सिर्फ ये है कि आप में से कोई बच्चा भी, अच्छा एक और बात बताऊं, व्हाट्सएप ग्रुप को सबसे अच्छा यूटिलाइज करने का तरीका ये होता है। एट टाइम्स मैंने बच्चों को देखा है, बच्चे पैनिक हो रहे होते हैं कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में ना बहुत ज्यादा मैसेजेस होते हैं, तो बच्चे ना उससे तंग आ रहे होते हैं। तो उसका तरीका जो हमने प्लान किया है और मैं आपको बता देता हूं वो ये है कि सर आप अपने टीचर का नाम सेव करें और जो मैसेज टीचर ने किया है उसको जरूर स्किम कर लेंगे। यार टीचर ने कौन सा मैसेज किया है, टीचर जो है वो टीचर के एंड से जो मैसेज होता है वो 99% ऐसा होता है कि वो आपके काम का हो, ठीक है? अगर मैंने किसी और के बच्चे के सवाल का भी जवाब दिया है तो मेरी कोशिश होती है मैं आंसर ऐसे करूं कि उससे मैक्सिमम लोगों को फायदा हो रहा हो। सर जी मेरी बात समझ आ रही है?
लो सर, हम शुरू करते हैं अपना आज का एरिया। आपके साथ वीडियो की बात हो गई है, जिन लोगों तक वीडियो नहीं पहुंची उन तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी। आप एक बार व्हाट्सएप कर देंगे, आपकी जिम्मेदारी खत्म। वीडियो मैं पहुंचाऊंगा आपको, लेकिन उस वीडियो को पढ़ना समझना आपकी जिम्मेदारी है। जो सवाल निकल आया मुझसे पूछे, मैं जिम्मेदार हूं। सर आप वीडियो पहुंचाना भी मेरी जिम्मेदारी है, और उसके बाद जो क्वेश्चन अराइज हुआ उसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूं। लेकिन सर पढ़ना आपने, इतना आप कर दीजिए, बाकी जो कहेंगे मैं कर दूंगा। सर दूसरे नंबर पे चैप्टर नंबर 4 इनकम टैक्स। सर जी बस अब आप ना यहां पे रख दें, और सर जी चैप्टर नंबर 4 है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्सेशन। आज ये बुनियादी तौर पे इनकम टैक्स यहां से शुरू होता है। सर जब हम बात करते हैं इनकम टैक्स तो उसका मतलब है इनकम पर टैक्स। कितना? जितना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है। कौन सी इनकम? जो टैक्स के असूलों के मुताबिक कैलकुलेट की है या अकाउंटिंग के असूलों के मुताबिक कैलकुलेट की है? जो टैक्स के असूलों के मुताबिक कैलकुलेट की गई है। सर कितने पीरियड की इनकम पर टैक्स? आपको नजर आ रही है? कितने पीरियड की इनकम पर टैक्स? यार आप इतने रोमांटिक लगते नहीं है वैसे। अच्छा मैं समझा कोई गाना है। अच्छा बहरहाल कितने पीरियड की इनकम पर टैक्स? सर देखिए आपने क्या करना है, आपने इनकम को एफबीआर के सामने डिक्लेयर करना है। एफबीआर को बताना है कि मेरी कितनी इनकम है और उस पर मेरा इतना टैक्स बनता है और वो मैं जमा कराता हूं। या मेरी बात पिक कर रहे हैं? तो पॉइंट यह है कि कितनी इनकम पर टैक्स जमा कराना है, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के असूलों के मुताबिक कैलकुलेट हुई है। सर वो कितने पीरियड की इनकम है, कितने अरसे की इनकम है? 1 साल की इनकम है। सर ये 1 साल नॉर्मली कब से शुरू होकर कब खत्म होता है? नॉर्मली ये 1 साल 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून पर खत्म होता है। इसका मतलब है 1 जुलाई से खत्म होकर 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून, 12 माह के पीरियड की इनकम को हमने एफबीआर वालों के सामने प्रेजेंट करना है, पेश करना है। जिस डॉक्यूमेंट के जरिए प्रेजेंट कर रहे होते हैं उसको रिटर्न बोलते हैं। जिस डॉक्यूमेंट के जरिए प्रेजेंट कर रहे होते हैं उसको रिटर्न बोलते हैं। सर जी क्या पीछे तक आवाज क्लियर आ रही है? यस और नो? जी जिस डॉक्यूमेंट के जरिए आप अपनी इनकम शो करते हैं एफबीआर को, उसको रिटर्न कहते हैं। सर आप लोगों ने एडमिशन लेना था एसबीआई में, एसबीआई वालों ने आपको एक फॉर्म दिया, उस फॉर्म पर आपने अपना नाम पता हर चीज पूरा किया, फिर आपका एडमिशन हुआ। यस और नो? जिस डॉक्यूमेंट के जरिए आपने एसबीआई को सारी पर्टिकुलर्स अपने शो किए, उस डॉक्यूमेंट को एडमिशन फॉर्म कहा जाता है। यस और नो? यार आप क्या रिलेट कर पा रहे हो? जिस डॉक्यूमेंट के जरिए आप एफबीआर को अपनी इनकम शो कर रहे हो, उस डॉक्यूमेंट को रिटर्न कर। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? नो सर, रिटर्न जमा करानी है। कितने पीरियड की? 1 साल की। 1 साल शुरू कहां से होगा, खत्म कब होगा? 1 जुलाई से शुरू होगा और 30 जून पर खत्म होगा। नॉर्मली ये होता है, इसको कहते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर। अब जरा आगे आ जाओ। अगली बात आ गई कि सर एक बंदा है जो कहता है मेरी इनकम तो है, उस पर टैक्स तो बनता है, लेकिन मैं कैसे शो करूं?
यानी मसला ये आ रहा है, मैंने अपनी इनकम का हिसाब किताब किया हुआ है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का। मैंने अपनी इनकम का हिसाब करता हूं 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का। आप मुझसे ये कह रहे हो कि 1 जुलाई से 30 जून तक की जो इनकम कैलकुलेट की है उस पर टैक्स दो और उसका हिसाब करो। कहते भाई वो तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मेरा पैटर्न ऑफ इनकम ही ऐसा है कि मैं उस तरीके से इनकम को कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा एक्यूरेटली। अब वो दरखास्त देता है और दरखास्त दे के कहता है कि भाई मुझे, मेरे लिए आसानी होनी चाहिए, मेरे लिए इनकम, मैं पूरी इनकम पर टैक्स देने को तैयार हूं, लेकिन इस पीरियड की नहीं, 1 साल की इनकम पर दूंगा, लेकिन ये साल 30 जून पर खत्म ना हो, ये 31 दिसंबर पर खत्म हो जाए और 1 जनवरी से शुरू हो जाए। तो क्या ऐसा मुमकिन है? टैक्स वालों ने कहा हाँ ऐसा मुमकिन है कि आप स्पेशल टैक्स ईयर पर चले जाए। सर ये क्या कहलाता है? स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर होता 12 माह का पीरियड ही है, होता 12 मंथ का पीरियड है, लेकिन ये खत्म 30 जून पर नहीं होता। मिसाल लीजिए बैंक है, बैंक ने कहा सर जी हम 1 जनवरी से 31 दिसंबर की इनकम शो करके उस पर टैक्स देंगे। हमारे लिए 1 जुलाई से 30 जून की इनकम कैलकुलेट करना एक्यूरेटली बड़ा मुश्किल और दिक्कत वाला काम है। आप 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की इनकम आपके पेश करेंगे, उस पर जो टैक्स बनेगा वो अदा करेंगे। टैक्स वालों ने कहा ठीक है। इसी तरह कुछ इदारों को टैक्स वालों ने इजाजत दे दी। सर आपके टैक्स में बार बार लफ्ज आता है पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन। अलाइड बैंक इज अ पर्सन, ऑल बैंकिंग कंपनीज ऑफ पाकिस्तान इज अ क्लास ऑफ पर्सन। यार मेरी बात समझ आ रही है? सर इदारा FBR जो है उसने इजाजत दी हुई है कुछ इदारों को पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन को। जैसे बैंक को इजाजत दी है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की इनकम पर टैक्स जमा कराए और उसकी इनकम को शो करे। इंश्योरेंस कंपनी को भी सेम पीरियड की इजाजत है। सर शुगर मैन्युफैक्चरर को उसने कहा है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर के पीरियड की इनकम को शो करो। सर जी उसने कुछ इदारों को इजाजत दे दी है। सर राइस एक्सपोर्टर्स को भी इजाजत दी हुई है। सर राइस एक्सपोर्टर्स को भी इजाजत दी हुई है। सर ये कुछ इदारे हैं जिनको इजाजत है। सर शुगर मैन्युफैक्चरर, राइस एक्सपोर्टर्स, बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज। शुगर मैन्युफैक्चर को 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, राइस एक्सपोर्टर्स को 1 जनवरी से 31 दिसंबर और इंश्योरेंस कंपनीज को 1 जनवरी से 31 दिसंबर। इस पीरियड की इनकम को शो करके उस पर टैक्स दे दें। अच्छा जनाब ये तो था स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर के बारे में अब बातें कौन सी काम की रह गई? एक 12 माह का पीरियड है, दूसरा 30 जून पर खत्म। कुछ इदारों को इजाजत दे दी है जिसका पैटर्न ऑफ इनकम मुख्तलिफ है, जैसा कि शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, राइस एक्सपोर्टर्स, बैंक और इंश्योरेंस कंपनी। क्या इसके अलावा और भी किसी को इजाजत है? तो उसने कहा हाँ। इसके अलावा और भी किसी को इजाजत है? तो उसने कहा यस। किसको इजाजत है? जो बंदा भी चाहता है कि मेरा टैक्स ईयर तब्दील हो जाए नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल। अब जब मैं लफ्ज बोलता हूं नॉर्मल से स्पेशल, तो नॉर्मल जब मैं कहता हूं तो आपके ज़हन में आना चाहिए अच्छा वो साल जो 30 जून पर खत्म हो रहा है, और स्पेशल से आपके ज़हन में आना चाहिए वो साल जो 30 जून पर खत्म नहीं हो रहा। यार ऐसा ही है ना? अगर आप नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल पे जाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे?
कमिश्नर को दरखास्त देंगे। कुछ तो इदारों को कमिश्नर ने खुद ही इजाजत दे दी ना, उसके अलावा कमिश्नर को दरखास्त देंगे कि मैं नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल पर जाना चाहता हूं। A taxpayer may get permission to adopt special income year subject to fulfillment of the following conditions। सर जी कमिश्नर को इजाजत दे देंगे, कमिश्नर क्या उसकी बात मान लेगा? वो कहता है कमिश्नर देखेगा इज देयर एनी कंपेलिंग नीड, इज देयर एनी कंपेलिंग नीड, क्या कोई कंपेलिंग नीड है, क्या कोई कंपेलिंग नीड है, वाकई इसके लिए जरूरी है। अगर कंपेलिंग नीड होगी तो कमिश्नर इजाजत दे देगा, वरना कमिश्नर इजाजत नहीं। सर अगर कमिश्नर ने इजाजत दे दी तो क्या होगा? तो आपका अगला साल जो है वो नॉर्मल से स्पेशल में ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा सर कमिश्नर इजाजत देने के बाद भी विथड्रॉ कर सकता है। कमिश्नर ने हां कर दी, उसके बाद भी ना कर सकता है। सर ये बात उसने कही है, अ चेंज ऑफ टैक्स ग्रांटेड बाय द कमिश्नर मे बी विथड्रॉन। कमिश्नर ने चेंज इन टैक्स की इजाजत दे दी थी, इसको विथड्रॉ कर सकता है अगर उसे लगे कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी या अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बार टैक्स पेयर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ज़रूर देगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड लफ्ज़ बार बार टैक्स में आता है। आसान अल्फाज में इसका मतलब होता है सफाई पेश करने का मौका। एक बच्चा है, वो मोबाइल देख रहा था, हमने उसको कहा कि भाईजान आपको 100 पहले भी 4 बार मना किया मोबाइल नहीं देखना, आप फिर मोबाइल देख रहे हो, आप जाओ, क्लास से बाहर भेज दिया। कि सर मेरी बात तो सुन लें। अब मैंने जो उसे कहना, हाँ भाई बताओ क्या बात है। सर असल में मेरे फलान चचा हॉस्पिटल में है, उनके वाले से फ़ोन था। मिसाल के तौर पे मैंने उसको अब क्या दिया? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी। सर मेरी बात समझ आ रही है? तो भाई एक तरफ मैं ये कह रहा हूं कि मैं उसे क्लास से बाहर निकाल दूंगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद मैं कमिश्नर ने ग्रांट कर दिया टैक्स में चेंज, वो विड्रॉ कर देगा आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। यार मेरी बात पिक कर गए हो? यानी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद उसको उसके पास पावर है कि वो विड्रॉ कर देगा। नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की दरखास्त दी थी, दरखास्त कबूल हो गई, तो वो टैक्स ईयर खत्म होने के फौरन बाद जो इमीडिएट बाद जो अगला पीरियड होगा, वो जो रिक्वेस्टेड टैक्स ईयर है ना, वो शुरू हो जाएगा। क्या मतलब? जरा सुनिएगा बात। आपने कहा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक मेरा टैक्स ईयर भी कर दिया जाए। पहले क्या था? 1 जुलाई से 30 जून तक। 1 जुलाई 2022 से 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 था। और फिर अब क्या हो गया? 1 जनवरी। अब इस आपने दरखास्त दी 30 जून 2022 से पहले आपकी दरखास्त अगर मंजूर हो गई तो 1 जनवरी, सर 30 जून 2022 के इमीडिएटली बाद 1 जनवरी कब आ रहा है? सर 30 जून 2022 के बाद 1 जनवरी कब आ रहा है? 1 जनवरी 2023 में। भाई मेरी बात समझ आ रही है? वो कहते हैं अगर आपकी दरखास्त मंजूर हो गई है तो इट शैल टेक अफेक्ट ऑन फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ टैक्स ईयर। सर जी 30 जून 2022 से पहले दरखास्त दी थी और वो कबूल हो गई, तो इसके बाद जो 1 जनवरी आएगा, यहां से आपका स्पेशल टैक्स ईयर शुरू
हो जाएगा। सर ये नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर पर आप आ जाएंगे और ये आपका स्पेशल टैक्स ईयर शुरू हो जाएगा कब? जब आप आपने जब दरखास्त दी थी और वो दरखास्त कबूल हो गई तो उस पीरियड के इमीडिएटली बाद जब स्पेशल टैक्स ईयर शुरू होगा उससे आपका पीरियड भी शुरू हो जाएगा। वो ये बात कह रहा है नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल पर, नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर या स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल टैक्स ईयर। सर जी ये बात समझ आ गई? अब एक पॉइंट आ गया दरमियान में, अगर कमिश्नर ने ना बोल दी, यार अभी तक तो सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है ना, अगर कमिश्नर ने कह दिया नहीं भाई मैं नहीं मानता, मैं आपको नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल पर जाने की इजाजत नहीं देता, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है? फिर हम बोर्ड के पास जाएंगे और बोर्ड का फैसला फाइनल, फिर हम बोर्ड के पास जाएंगे और बोर्ड का फैसला फाइनल होगा। फिर हम बोर्ड के पास जाएंगे और बोर्ड का फैसला फाइनल होगा। सर ये बात यहां पर लिखी हुई है सर जी, उसने लिखा हुआ है अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद द ऑर्डर मे फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन विद द बोर्ड एंड डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑन सच एप्लीकेशन शैल बी फाइनल। लो सर आगे चलते हैं। मैंने आपको अब तक 3 बातें बताई हैं, एक क्विक रिकैप करके मैं आगे चल रहा हूं। बात नंबर 1, नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है? 12 माह का पीरियड है, 30 जून पर खत्म होता है, और यस और नो? स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है? 12 माह का पीरियड है, 30 जून के अलावा किसी और दिन खत्म होता है। 2 बातें हो गई। सर अगर कोई बंदा नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल जाना चाहता है तो किसके पास जाएगा? कमिश्नर उसको इजाजत कब देगा? कंपेलिंग नीड, कंपेलिंग नीड को देखकर इजाजत देगा। अगर कमिश्नर ने उसको इजाजत दे दी तो क्या बाद में विड्रॉ कर सकता है? लेकिन कब विड्रॉ करेगा? आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। सर इसके बाद विड्रॉ करेगा। सर जी अगर उसने विड्रॉ कर दिया, आपको कहते हैं कमिश्नर का ऑर्डर विल टेक इफेक्ट इमीडिएटली, जब वो अगला टैक्स ईयर शुरू होगा वहां से कमिश्नर का ऑर्डर टेक इफेक्ट करेगा। और अगर कमिश्नर ने ना कर दी तो बोर्ड के पास बोर्ड का फैसला। लो सर अगर यहां तक ये सारी बातें आपको समझ आ गई तो सर ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम चल रहे हैं अगली बात की तरफ, और वो है सर आपने जो एग्जांपल दी है जुलाई से जो दिसंबर का ड्यूरेशन होगा उसका टैक्स पे करेगा वो? अल्लाह की कसम यही बात ही करने लगा था। सर देखिएगा 1 जुलाई 2021 में एक बंदा था और उसका ईयर एंड 30 जून 2022 पर खत्म होना था। ये था नॉर्मल टैक्स ईयर। ये चाहता था कि इसका टैक्स ईयर 31 दिसंबर पर खत्म हो। अब अगर टैक्स ईयर 31 दिसंबर पर खत्म होना है तो शुरू कब होगा? 1 जनवरी में। सर 30 जून 2021 के इमीडिएटली बाद 1 जनवरी कब आ रही है? 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023। ये बात तो समझ आ गई। अब इसके दरमियान में कुछ पीरियड है सर, पता है कब से कब तक है? 1 जुलाई 2022 से
31 दिसंबर 2023 22। शाबाश। ये जो दरमियान का पीरियड है इसका क्या होगा, यही सवाल आप भी पूछ रहे हैं। सर इसको कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। सर जब आप लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं तो दरमियान में कुछ देर के लिए भेरा रुकते हैं, वो या भेरा या किसी भी जगह पर जहाँ हम स्टे करते हैं वो आपकी अल्टीमेट मंजिल नहीं होती, आर्जी ठहराव होता है। बिल्कुल उसी तरह ही इसने NTR ने जाना था STY, NTY ने जाना था STY के पास, दरमियान में यहां पे रुक गया, इसको कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अगर कमिश्नर ने इजाजत दे दी नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की, तो नॉर्मल से स्पेशल की अगर इजाजत दी तो नॉर्मल खत्म होने के बाद और स्पेशल खत्म शुरू होने से पहले जो दरमियानी हिस्सा होगा वो ट्रांजिशनल टैक्स होगा। चेंज होने के बाद और चेंज शुरू होने से पहले जो दरमियानी हिस्सा होगा वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होगा। सर जिसको ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहा जाता है। लो सर, अब अगर आपको ये सारी बातें समझ आ गई तो ये चौथी बात थी जो मैंने आपसे करनी थी आज के लेक्चर की इंपॉर्टेंट बात। और पांचवी बात है टैक्स ईयर को डिनोट किससे किया जाता है, टैक्स ईयर को डिनोट किससे किया जाता है। सर टैक्स ईयर को डिनोट किससे किया जाता है। सर जी सुनिएगा, डिनोट का मतलब होता है शो करना। डिनोट का मतलब होता है कि क्या कहा क्या जाएगा, शो क्या किया जाएगा, कौन सा टैक्स ईयर है। नॉर्मल टैक्स ईयर का तो मसला ही नहीं होता। आपका साल खत्म हुआ 30 जून 2022 में, तो इसे डिनोट किससे किया जाएगा, टैक्स ईयर 2022। इसमें तो कोई मसला नहीं है। आपका साल खत्म हुआ 30 जून 2020 में, तो इसे डिनोट किससे किया जाएगा। यार ये तो मुश्किल बात नहीं है ना। डिनोट को समझाने के लिए एक बात और बताने लगा, सर किस साल के कानून लागू होंगे। डिनोट से मुराद है किस साल के कानून लागू होंगे शो करने की, उसकी इनकम की कैलकुलेशन के लिए। आपको पता है रूटीन में जो है वो टैक्स रेट्स तब्दील हो जाते हैं सर। तो अब सवाल ये है कि अगर एक बंदा है, अगर एक इदारा है जिसका साल 31 दिसंबर 2020 को खत्म हो रहा है, तो अब उस साल की इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना है, तो टैक्स ईयर 2020 के कानून लगेंगे या टैक्स ईयर 2021 के कानून लगेंगे। यार आपको सवाल समझ आया है, जवाब तो मैं आपको बताऊंगा अभी। सवाल यह है कि किस साल के कानून लागू होंगे उस बंदे की इनकम को कैलकुलेट करने के लिए और टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो इसका जवाब है कि भाई देखना पड़ेगा, इसका जवाब है कि देखना पड़े। अगर तो वो नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है फिर तो बहस ही नहीं है। अगर तो 30 जून 2022 को फॉल कर रहा है तो टैक्स ईयर 2022 के कानून लगेंगे, और अगर 20 में फॉल कर रहा है तो टैक्स ईयर 2020 के। यार इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है ना। मुश्किल किधर आ रही है, मुश्किल वहां पर आ रही है जहां पर ईयर एंड 30 जून के अलावा कोई और है। मिसाल के तौर पे ईयर एंड है 1 जनवरी 2019 से शुरू होके 31 दिसंबर 2019। अब आप ये बताएं कि इसको डिनोट किससे किया जाएगा, यानी किस साल के कानून लागू किए जाएंगे इनकम और टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो इसका जवाब है, सुनना अंग्रेजी, जो अंग्रेजी उसने लिखी है ताकि वो जुमला भी याद हो जाए। वो कहता है सच इनकम शैल बी द पीरियड शैल बी दैट पर्सन स्पेशल टैक्स। अब ये देखना, शैल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर relevant to normal tax year in which the closing date of the special tax year fall। पहली बात,
क्लोजिंग डेट और स्पेशल टैक्स ईयर फॉल कर रही है 31 दिसंबर 2019 में। क्लोजिंग डेट और स्पेशल टैक्स ईयर फॉल कर रही है 31 दिसंबर 2019। ये किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है? सर जी 1 जुलाई 2019 से 30 जून। यार आप 31 दिसंबर 2019 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 के दरमियान फॉल कर रही है। यस और नो? और सर जी पीछे वाले साथ हो ना भाई? मुझे तो लगता है आप अलहदा शहर में हो। आपको मेरा हाथ नजर आ रहा है ना सर? लो सर 1 जुलाई सर जी 31 दिसंबर 2019 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2020 इस नॉर्मल टैक्स ईयर में ये वाला दिन फॉल कर रहा है। यस और नो? लो सर अगर यस है तो फिर अब मेरी अगली बात सुनो। इसको डिनोट किया जाएगा उस टैक्स ईयर से, यानी टैक्स ईयर 2020। वो कहता है सर मैं स्टेप बताने लगा हूं। स्टेप नंबर 1 ईयर डेट ऑफ ईयर एंड आइडेंटिफाई करो। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 डेट ऑफ ईयर एंड, पहला स्टेप। दूसरा किस आइडेंटिफाई नॉर्मल टैक्स ईयर, आइडेंटिफाई नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच दिस डेट फॉल्स। सर किस नॉर्मल टैक्स ईयर में ये डेट फॉल करती है, और उसी स्टेप 3 है उसी से इसको डिनोट कर दें, उसी नॉर्मल टैक्स ईयर से इसको डिनोट कर दें। सर जी मेरी बात पिक कर गए हैं? लो मैं आपको एक शॉर्टकट बताने लगा हूं, वो याद रख लेंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। सर सबसे पहले शॉर्टकट क्या है? सबसे पहले डेट ऑफ ईयर एंड देख लें, दूसरे स्टेप में इसका मंथ देख लें। अगर मंथ 1 से 6 के दरमियान है तो टैक्स ईयर सेम होगा। अगर मंथ 7 से 12 के दरमियान है तो टैक्स ईयर +1 होगा। अगर स्टेप नंबर 1 डेट ऑफ ईयर एंड देखें, स्टेप नंबर 2 मंथ आइडेंटिफाई करें, स्टेप नंबर 3 अगर 1 से 6 के दरमियान है तो सेम टैक्स ईयर, और अगर 7 से 12 के दरमियान है तो आ जाए। सर जी ये कुछ एग्जांपल्स हैं भाईजान, आप लोगों ने पीछे वालों आपने जवाब देना है, जरा अलर्ट रहना। सर 1/7/2019 से 30/6/2019 ये नॉर्मल है या स्पेशल है? नॉर्मल टैक्स ईयर है, शाबाश। डिनोट किससे करेंगे? टैक्स ईयर 2000। सर केस नंबर 2 1/9/2019 से 31/8/2019 नॉर्मल है या स्पेशल है? स्पेशल। और डिनोट किससे करेंगे? टैक्स ईयर। सर जी मैंने जो शॉर्टकट बताया है, सबसे पहले डेट देखी, फिर मंथ देखा, 1 से 6 है या 7 से 12 है, तो फिर +1 कर देंगे ना, टैक्स ईयर 2000। यार मुश्किल तो नहीं है, आ जाओ आगे। E2 1/9/2021 से 31/8/2022। सर ये नॉर्मल है या स्पेशल है? सर डिनोट किससे करेंगे? सर डिनोट किससे करेंगे? टैक्स ईयर 2023। सर जी अगला देखिएगा 1/1/2022 से 31/12/2022 स्पेशल है। दूसरा स्टेप सर 1 से 6 है, मंथ या 7 से 12 है, तो +1 कर दूंगा, 2023 आएगा। सर जी 31/3/2023
जी भाई आप बताइएगा, ग्लासेस ब्लू शर्ट, जी 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 प्लीज आप ही ग्लासेस नहीं ना पहने आपने, आपकी बात करूं जी। जी आप बताइए। 2023 सर जी, स्टेप 1 डेट देखनी थी, स्टेप 2 मंथ देखना था, और स्टेप 3 में क्या देखना था? शाबाश। टैक्स ईयर 2000 सर 1 से 6 तक था ना, तो सेम हो जाएगा सर। सर 1/5/2022 से 30/4/2023। जी भाईजान आप बताते हैं प्लीज। सर जी सबसे पहले आप देखेंगे डेट, दूसरे स्टेप पे आप देखेंगे मंथ है तो स्पेशल टैक्स ईयर मंथ, फिर उसके बाद टैक्स ईयर 22 होगा या 23? 23 होगा जी। सर 1/7/2022 से 30/6/2023। जी भाई आप बताइएगा, ये नॉर्मल है? शाबाश, ये तो मसला ही हल हो गया। डिनोटेड बाय टैक्स ईयर। यार मुश्किल बात तो नहीं है भाई। कंक्लूजन ये है, 5 बातें मेन हैं। बात नंबर 1, नॉर्मल टैक्स ईयर 12 माह का पीरियड है, 12 माह का पीरियड है, 30 जून पे खत्म है तो वो नॉर्मल टैक्स ईयर है। यस और नो? 12 माह का पीरियड है, अदर देन 30 जून एंड है, स्पेशल टैक्स ईयर। तीसरी बात, नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल पर जाना चाहते हैं, कमिश्नर से बात करेंगे, कमिश्नर कंपेलिंग नीड देखेगा, इजाजत दे देगा, एक बार हाँ करके ना भी कर सकता है, आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। फिर उसके बाद अगर ना कर दी तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? बोर्ड की ऑप्शन, बोर्ड की ऑप्शन। सर क्लियर होगी बात? और जैसे ही अगला टैक्स ईयर शुरू होगा, आप कमीशन का ऑर्डर टेक इफेक्ट ले लेगा इमीडिएटली, जैसे चेंज टैक्स ईयर शुरू होगा। और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की बात की थी, हमने कहा था नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल के नतीजे में जो गैप आता है वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होता है। सर जी मेरी बात समझ आ गई? वो सर ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होता है। कैसे लॉस होगा? आपको कंफर्म है कि अगले साल बढ़ेगा? सर अगर बढ़ेगा तो वो उस टैक्स ईयर में ही फॉल कर रहा होगा, वो फॉल ही उसमें करता, तो उसको क्यों लॉस होगा? जिस पीरियड में वो फॉल करता है उसको उस पीरियड के मुताबिक टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है? लो सर, नॉर्मल, स्पेशल, ट्रांजिशनल, चेंज ऑफ टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल। सर जी मैं 1-2 एग्जांपल्स मजीद करवाना चाह रहा हूं ताकि कोई कमी ना रह जाए। सर आप 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 ये स्पेशल टैक्स ईयर था। कमिश्नर को कहा गया है कि हमें नॉर्मल टैक्स ईयर में तब्दील कर दो। मुझे बताइए नॉर्मल टैक्स ईयर में अगर तब्दील होगा तो कहां से शुरू होगा, कहां खत्म होगा? सर जी 1 जुलाई तो आ गया, 1 जुलाई 2022 से शुरू होकर 30 जून 2000। सर जी इसके दरमियान में पीरियड मजीद आएगा, कौन सा सर? सर जी कहां से शुरू होगा? 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2000। यार मुश्किल तो नहीं है भाई। सर जी स्पेशल से नॉर्मल या नॉर्मल से स्पेशल के हवाले से ये एक केस है।
इसके दरमियान में जो पीरियड है वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है। मेरे साथ चल के मुझे जरा बताइए डिनोट किससे करेंगे? 31 दिसंबर 2021 है, इसको किससे डिनोट करेंगे? टैक्स ईयर क्या होगा? या वैसे मुझे तो बड़ा आसान लगता है, मैं आखिरी 6 माह देखते साथ ही कहता हूं दिसंबर है, टैक्स ईयर 2022, ऐसा ही होगा ना भाई? जून है सर 30 जून, टैक्स ईयर 2022। सर 30 जून 2023 है, टैक्स ईयर 2000। मुश्किल तो नहीं है सर जी। एक आखिरी एग्जांपल, सर बंदा जिसका नॉर्मल टैक्स ईयर है 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 का, और वो दरख्वास्त दे देता है कि मेरा स्पेशल टैक्स ईयर कर दिया जाए जो 1 अक्टूबर से शुरू होके 30 सितंबर तक ख़त्म हो। मुझे बताते हैं 30 सितंबर, अब इसके इमीडिएटली बाद 1 अक्टूबर कब आना है? 30 जून के बाद, 30 जून 2023 के बाद 1 अक्टूबर कब आना है? 2023। यहां से शुरू होकर खत्म कब होगा? नॉर्मल से स्पेशल में चले गए, दरमियान में एक पीरियड आएगा 1 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2024 कर दूं? शाबाश 2023। सर पहला हो गया नॉर्मल टैक्स ईयर, डिनोट किससे करेंगे? नॉर्मल टैक्स ईयर को डिनोट करेंगे टैक्स ईयर 2023। सर ये अगला आ गया ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, इसको किससे डिनोट करेंगे? और ये उससे अगला आ गया स्पेशल टैक्स ईयर, इसको किससे डिनोट करेंगे? सर मंथ देख रहे हो ना, मंथ। सर 9 है तो +1 कर देंगे, 1 से 6 के दरमियान सेम, 7 से 12 के दरमियान +1, यही पढ़ा है ना। सितंबर को देखिए जेन में +1, तो ये आ गया टैक्स ईयर 2000। यार मुश्किल तो नहीं लग रहा सर? ये टोटल हमारी डिस्कशन थी, इसके हवाले से जरा एक बार जल्दी से बुक निकाल लीजिए जी प्लीज। सर जी पहली बात यह है कि वो दरखास्त बोर्ड को नहीं देगा, कमिश्नर को देगा। अगर कमिश्नर ने ना कर दी तो वो दरखास्त बोर्ड को देगा। बोर्ड इसके हवाले से ये नहीं कहेगा कि अब जब उसने डिनोट किया टैक्स ईयर 2023 से, तो इसका मतलब उस पर 2023 के रेट और 23 के रूल्स ही लगेंगे। सर समझ आ रही है? तो वो तो फिर डिनोट का मतलब ही यही है। बात क्लियर हो गई सर? सर जी कोई बात पूछनी है पूछे, नहीं तो मैं आगे चलूंगा सर। सर प्लीज जरूर पूछिए। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर में 12 मंथ से कम की होगी, बिल्कुल होगी। क्लियर होगी बात? जी भाई प्लीज आप बताइए। नॉर्मल टैक्स से जब आप जाते हो स्पेशल टैक्स ईयर में, और फिर बीच में ट्रांजिशन ईयर भी आता है, तो इसकी जो इनकम रिटर्न जो होगी वो हम नेक्स्ट पे कर देंगे। जिस तरह इसको डिनोट करने का एक असूल है ना, उस तरह ही असूल ये है कि ये वाली रिटर्न जमा कब करानी है, तो वो टैक्स ईयर के साथ एसोसिएटेड होती है और उस टैक्स ईयर के साथ ही जमा होनी होती है उसने। सर एक बात समझिए, उसको कहते हैं कि टैक्स ईयर 2023 है, तो टैक्स ईयर 2023 के गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख है 30 सितंबर, तो 30 सितंबर तक उसको जमा कराना पड़ेगा। ये बात है सर। एप्लीकेशन देकर अप्रूवल मिल गया तो फिर ही है ट्रांजिशनल, वरना तो ट्रांजिशनल आएगा ही नहीं।
ट्रांजिशनल तो इजाजत मिलने के बाद की गेम है ना, और आपने ईयर खत्म होने से पहले पहले अप्लाई करके इजाजत लेनी है, ताकि उसके बाद वाला पीरियड ट्रांजिशनल होगा और उसके बाद वाला स्पेशल टैक्स ईयर शुरू होगा। ठीक हो गया सर? जी भाई, और कोई सवाल? सर जी, एक छोटी सी एडिशनल बात यह कि चैप्टर नंबर 1 का हमने टेस्ट लेना है आपसे, वो अभी तक हम आपसे कंडक्ट नहीं कर सके, और उसकी मेन वजह जो है वो यही जो मामला चल रहे थे वो है। क्या कल टेस्ट कंडक्ट कर लिया जाए? लेक्चर आज के दिन कवर हो जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप भेजेंगे, मैं आपको वीडियो का लिंक भेजूंगा, वो आप सुन लेंगे। अगर परसों कर लें, अच्छा एक काम करते हैं, परसों कर लेते हैं। परसों में एक दिन इजाफी ही है, मैं आपको बता दूंगा, टेस्ट रूम में ऊपर टेस्ट होगा, आपको टाइम स्लॉट दे दूंगा, लेट्स से सुबह 9 से लेके शाम 4 बजे तक तो कम से कम होगा, यानी इस क्लास के बाद भी 1 घंटे का टाइम होगा, और सुबह 9 बजे से होगा। वो फिर जिस टाइम भी आपको सूट करे आप उस टाइम वो वाला टेस्ट दे देंगे। सर क्लास हमारा जो क्लास है वो एज पर द रूटीन चलेगी। कोई बड़ा टेस्ट, इम्पोर्टेंट टेस्ट होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कोई बड़ा टेस्ट होगा ज़्यादा एरिया का, जब मुझे लगेगा कि आप लोगों को रिलैक्स करना चाहिए तो उस वक्त ज़रूर कर दूंगा। लेकिन नॉर्मली हमारी कोशिश यही होगी कि यार मेरे हिसाब से अगर आप ईमानदारी से 3 घंटे इस चैप्टर को दें तो ये चैप्टर पक्का तैयार हो जाएगा आपको। और एक बार ये वाले 3 घंटे दे के टेस्ट लेके इसको साइड पे कर दे। आपके ज़हन में जो पहले 18 चैप्टर थे ना, अब 17 रह गए, 1 बाय 1 साइड पे करते रहे। फिर उसके बाद जब आप कोर्स कंप्लीशन पर आएंगे फिर इस चैप्टर को हम तब देखेंगे, या जब मिड होगा तब देखेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? सो इसको मेरा टारगेट सिर्फ आपको ये पेपर जो है वो टेक्स्ट पढ़ाना नहीं है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपके साथ इस तरह से हेल्प करूं कि आपकी स्ट्रेटजी बनेंगे, स्टेप बाय स्टेप तैयारी करके किस तरह से पेपर पास करना है। आप सिर्फ अगर मेरा कहना मानते रहेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको दिक्कत नहीं होगी। सर आपको बता दिया, कल का दिन है, परसों का दिन है, क्लास में आने से पहले या उसके बाद आप टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, आपका मुनासिब टाइम है। मेहनत करके एक चैप्टर साइड पे कर दे। कहने को बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन आपके दिमाग से एक बोझ हट जाएगा। आपको जितना भी लगे भूल रहा है कोई बात नहीं, कोई यार मैनू भूलन दो, उन्होंने साइड पे कर दो। एक बार उसको पक्का तैयार करके साइड पे कर दो, फिर उसके बाद जेहन में ये बात रखेंगे ये आपको आ गया और इंशाल्लाह वो आपको आता होगा। लेकिन अब की बारी जो तैयार करे ना तो कोई कसर नहीं छोड़नी, फिर पूरी जान मार के इसको तैयार करना। ठीक है? नहीं सर, असल में जो आगे हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा इनकम का एरिया है। ज़रा सर जी इनकम की वो सारी बातें कनेक्टेड है, वो बाद में कराऊंगा। कुछ डेफिनेशंस आपको कराने लगाऊं। उसमें सबसे पहली डेफिनेशन है पर्सन की। सर 7 लोग पर्सन की डेफिनेशन में शामिल हैं। अगर मेरे साथ ध्यान से चलेंगे तो भी कभी ये याद हो सकता है। सर सबसे पहले आया है इंडिविजुअल। क्या है भाई? दूसरे नंबर पे एओपी। दूसरे नंबर पे क्या है सर? इंडिविजुअल एओपी कंपनी। तीसरे नंबर पे क्या है सर जी? मुश्किल तो नहीं है, इंडिविजुअल एओपी कंपनी। पर्सन की डेफिनेशन में 7 लोग हैं, 3 लोग साइड पे हो गए, इंडिविजुअल
एओपी फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, 2 और हो गए, टोटल कितने हो गए 5। कहां से शुरू करें, इंडिविजुअल, एओपी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन, ये 5 हो गए। अब सिर्फ 2 रह गए, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट का पॉलिटिकल सब डिवीजन, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। सर फिर बोल रहा हूं, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। सर अब आप बोलेंगे, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, और लास्ट है पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सर ऊपर वाले 5 तो बिल्कुल आसान है, कौन कौन से, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट। अब पीछे 2 रह गए, छठा पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल। सर ये जो यूनाइटेड नेशंस है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उसको पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सर आखिरी वाले 2 रहेंगे, सर पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सर जी 7 हैं जी भाई। फॉरेन गवर्नमेंट में पॉलिटिकल सब डिवीजन असल में ऐसे होता है, ऐसे समझ लीजिए जैसे सियासी तौर पे एक अलग डिवीजन होते हैं, ये इसका डिवीजन है, ये फलां पार्टी का डिवीजन है। सर समझ आ रही है, उसको कहते हैं पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, वो पर्सन की डेफिनेशन में शामिल है। ठीक है सर, 5 तो पहले आसान है, छठा और 7वां ये एक बार दोहराना पड़ेगा। सर जी छठा कौन सा है, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, और 7वां पब्लिक इंटरनेशनल। सर अब 7 पूरे पढ़ेंगे जरा, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, पब्लिक इंटरनेशनल। सर जी हो जाएगा याद। सर अगर आप यकीन माने 5 एक बार इसको जल्दी से दोहरा लें तो ये आपको भूलेगा नहीं। जल्दी से, आपके पास में 2 मिनट है, 7 पॉइंट है, जल्दी से जरा। कंपनी। जब हम आगे पढ़ेंगे तो वो कहते हैं इंडिविजुअल के अलावा कोई भी हो सकता है, मगर मेनली जो रजिस्टर होता है ना, वो अंडर सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 होता है। इंशाल्लाह इसी चैप्टर में ही आगे आ रहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर पढ़ाऊँगा भी। नहीं हो, बोर्ड के पास जाएंगे। पॉलिटिकल सब डिवीजन है ना सर, अगर उसके अलहदा सियासी हैसियत है, वो सब डिवीजन है पॉलिटिकली, वो फॉरेन गवर्नमेंट का सब डिवीजन है ना, है तो फॉरेन गवर्नमेंट का ना, हमारा तो नहीं है, वो है तो इंडिया की गवर्नमेंट के उसमें आ रहा है ना। तो पॉलिटिकल सब डिवीजन जो है ना, वो सियासी उसकी अलहदा शनाख्त है, तो वो फॉरेन गवर्नमेंट का पॉलिटिकल सब डिवीजन है, उसको अलहदा पर्सन माना जाता है। ठीक है, लो सर जी क्लियर हो गया। इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सर अगर हुन भी ना याद होए तो शाबाश है भाई। सर जब भी डेफिनेशन पढ़े ना, एक चीज को ध्यान में रखिएगा, यहाँ लफ्ज इंक्लूड लिखा होता है या लफ्ज मीन्स लिखा होता है। सर जब भी लफ्ज इंक्लूड लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है शामिल है, यानी ये 7 चीजें तो हैं मगर कोई 8वीं चीज का इजाफा हो सकता है।
और जब भी लफ्ज मीन्स लिखा होता है ना, तो इसका मतलब होता है कुछ इजाफा नहीं हो सकता। जब लफ्ज मीन्स लिखा होता है तो इसका मतलब है कुछ मजीद इजाफा नहीं हो सकता। बस ये बात ज़हन में रखिएगा। सर आप लोग रिदम में हैं, मैं चाह रहा हूँ कि एक डेफिनेशन और है, पहले वो पढ़ा दूँ। सर कंपनी की डेफिनेशन है, कंपनी की डेफिनेशन है, और आपको बताता चलूँ कि अक्सर बच्चों को ये वाले पॉइंट्स नहीं याद होते। कंपनी की डेफिनेशन में से में 11 बातें हैं, हम चाहते ही हैं कि आप लोगों के जहन में ये बैठ जाएं। एक निमोनिक उसके लिए बनाया था हमने, MCB, सुना हुआ है ना MCB, NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। पहले हमारा, अब इंशाल्लाह आगे ये बार बार आएगा, अभी करंटली अब तक तो आपने नहीं पढ़ा, लेकिन आगे आ रहा होगा। ये NBFC हम बार बार इस्तेमाल करते हैं लफ्ज। और LPTS, लाहौर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस, ये जो रेड कलर की बस नहीं चल रही सर, ये LPTS। सिर्फ ये 11 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन इसलिए है ताकि आपको ये 11 लफ्ज याद हो जाए। सर MCB, NBFC, LPTS। सर जी 1 by 1 देखते हैं सर। M फॉर मुदावरा, C फॉर कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट, B फॉर बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के कानून के तहत अगर इदारा बनाए तो वो कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करेगा। सर NBFC, N फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, B फॉर बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ इन फोर्स आउटसाइड। सर इन दोनों में एक ही फर्क है, वो पाकिस्तान में जो कानून है उसके मुताबिक बनी है, ये पाकिस्तान की कंट्री के बाहर जो कानून है उसके मुताबिक बनी। एज पर टैक्स कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करेगी। सर फॉरेन एसोसिएशन जिसको कंपनी डिक्लेयर किया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये जो हाउसिंग सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी है ये सर। सर जी NBFC, N फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान, F फॉर फॉरेन एसोसिएशन, C फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। NBFC हो गया, आगे आ गया LPTS, L फॉर, P फॉर, T फॉर ट्रस्ट, ट्रस्ट an equity or a body of person established or constituted by or under any law for the time being in force. Sir, S for small. Sir, local government है, provincial government है, trust है, small company. MCB, NBFC, LPTS। सर जी इस तरह से इसको 1 by 1 तैयार करना है। M फॉर मुदावरा, C फॉर कंपनीज अंडर, B फॉर बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड अंडर एनी लॉ इन फोर्स। सर NBFC, N फॉर नॉन, B फॉर बॉडी आउटसाइड पाकिस्तान, F फॉर फॉरेन एसोसिएशन, C फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, L फॉर लोकल गवर्नमेंट, P फॉर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, T फॉर, S फॉर। जल्दी से एक बार खुद भी इसको रीड कर लें। कंपनी में इस 11 चीजों के अलावा कोई 12वीं चीज नहीं आ सकती। सर जब भी टैक्स में लफ्ज कंपनी कहेंगे तो उससे मुराद मैक्सिमम ये 11 चीजें होंगी। कैमरे के साथ कोई भाई है मौजूद यहां पर? आप कैमरे के साथ हैं? सर जैसे मैं मूव कर रहा हूं वैसे आप मूव नहीं कर रहे कैमरा।
तुम मोबाइल बाद में कर जाए, कर लेना ना इस्तेमाल। जी भाई, मुदारबा एक ऐसा तरीका है, इदारा एक ऐसा इदारा है जिसमें कुछ लोग पैसा लेके आते हैं और कुछ लोग स्किल्स लेके आते हैं और वो फिर कारोबार करके पैसे कमाते हैं और दोनों अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं। जी भाई, ट्रस्ट के डेफिनेशन में एंड लास्ट फॉर अ टाइमिंग। ट्रस्ट equity or a body of persons established or constituted by or under any law for the time being in force। भाई जिस वक्त वो लॉ एंड फोर्स था ना, उस वक्त वो इदारा बन गया हुआ, ठीक है, वो फिर बना रहेगा चूंकि वो कानून के तहत बनाया गया। सर जी, मैंने आपको पर्सन की डेफिनेशन पढ़ाई, उसमें 7 लोग थे, फिर मैंने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ाई, उसमें 11 लोग थे। सर ये दोनों डेफिनेशंस आपने तैयार करनी है, मजीद डेफिनेशन इंशाल्लाह आपको हम कल पढ़ा रहे होंगे। आज के लिए इतना ही है, कुछ सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। थैंक यू जी।